अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को वर्ग कुंडलियों पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दृष्टान कुंडली पर काफी कुछ समझने का प्रयास किया था कि दृष्टान कुंडली से स्वभाव कैसे देखे, दृष्टान कुंडली से कैसे राजयोग बनते हैं, दृष्टान कुंडली के प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव तक का फलादेश कैसे करें। की कक्षा में हम लोग सातवें भाव, आठवें भाव, सातवें भाव से आगे के भाव का फलादेश कैसे करते हैं, इस पर भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, फलादेश सीखेंगे। साथ ही फल दीपिका पुस्तक के आधार पर कुछ दृष्टान के गुण धर्म स्वभाव स्वरूप हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फल दीपिका पुस्तक के अनुसार पंछी दृष्टान, सर्प दृष्टान, आयुध दृष्टान क्या है, इसका हम फलादेश में उपयोग कैसे करते हैं, इस पर हम लोगों की चर्चा होगी। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 66 का फोटो है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हमने समूह में शेयर किया था यह फोटो, वहां पर भी हमने लिख करके ही शेयर किया है कि यह पृष्ठ संख्या 66 है। आप लोग इससे भी पहले कई बार आप लोगों ने पुस्तक को देखा होगा एवं पढ़ा भी होगा। क्या आप लोगों ने कभी इसको फलादेश में आप लोगों ने उपयोग किया या नहीं? यदि नहीं तो आज हम लोग समझने का प्रयास, सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि यह स्वरूप है, यह दृष्टान का स्वरूप है। पंछी के लिए जो यहाँ पर हमने लिखा कि पंछी दृष्टान क्या होता है, तो इसके लिए वृषभ राशि का तीसरा दृष्टान, वृषभ राशि का तीसरा दृष्टान पंछी दृष्टान कहा जाता है। और भी कोई है तो नहीं। हमारे गुरुजनों का कहना है कि जिस दृष्टान का कोई भी स्वरूप नहीं होता, अगर नहीं लिखा गया है तो उसे पंछी दृष्टान समझ सकते हैं। और अन्य पुस्तकों में भी, किसी किसी पुस्तकों में दृष्टान के यानी कि 12 राशियां होती है, प्रत्येक राशियों में 3-3 दृष्टान होते हैं। तो सभी 36 दृष्टान के अपने, 36 दृष्टान के अपने अपने स्वरूप हैं। सर्प दृष्टान की बात माना जाए तो कल कर्क राशि के तीसरे, कर्क राशि का तीसरा दृष्टान एवं वृश्चिक राशि का पहला दृष्टान एवं मीन राशि का तीसरा दृष्टान सर्प दृष्टान में आता है। आयुष दृष्टान की भी बात कर लें कि मिथुन राशि का दूसरा, कन्या का दूसरा, धनु का पहला, धनु का तीसरा। धनु के ही पहले तीसरा केवल हम लोग उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, धनु का पहला एवं तीसरा। इसका फलादेश में उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, पंछी दृष्टान क्या है, सर्प दृष्टान क्या है, आयुध दृष्टान क्या है, इन तीनों को हम लोग समझेंगे। हम यहां से अब इस पुस्तक की पन्ना को हटा दें। जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, क्या यह सही है पुस्तक के आधार पर? जी गुरु जी, जी गुरु जी, सही है। तो अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं।
ताकि कुंडली भी सामने आ सके। तो यहां पर देखा जाए कि इसको हम लोग प्रदेश में कैसे सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले गुण धर्मों के आधार पर हम लोगों को समझना चाहिए। जैसा कि अब यहाँ पर लिखा गया है कि पंछी दृष्कान में वृषभ राशि में जो ग्रह होते हैं और वृषभ राशि में 30 में हो और अंशात्मक मान 20 से 30 के बीच में हो। क्या इस उदाहरण कुंडली में वृषभ राशि में कोई ग्रह है? तो इस उदाहरण कुंडली में वृषभ राशि में कोई ग्रह ही नहीं है। यदि किसी उपस्थित सदस्यों के कुंडली में वृषभ राशि में ग्रह हो और उनका अंशात्मक मान 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में हो, उस ग्रह को देखें। या इसी को समझने के लिए दूसरे सूत्र, जो ग्रह आपके वृषभ राशि में भी हैं एवं तीसरा दृष्कान जो होगा वह वृषभ राशि से 9वीं राशि, तब वृषभ से 9वीं राशि मकर हो गया। जो लग्न कुंडली में वृषभ राशि में भी है और दृष्कान कुंडली में 10 नंबर की राशि में है, वह कौन सी क्या हुआ? पंछी दृष्कान में हुआ या नहीं हुआ? वह ग्रह पंछी दृष्कान में चला गया। पंछी दृष्कान क्या है? पंछी कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा उड़ता रहता है। दोबारा से बताएं गुरुजी जरा। जो ग्रह, इसी को एक बार और समझें कि जो ग्रह लग्न कुंडली में वृषभ राशि में है और D3 कुंडली में मकर राशि में है, वह ग्रह पंछी दृष्कान में कब माना जाता है, ऐसा पुस्तकों में बतलाया गया है। या इसी बात को दूसरे कायदे से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ग्रह वृषभ राशि में है एवं अंशात्मक मान 20 अंश से अधिक एवं 30 अंशों के बीच में है, 20 से 30 अंशों के बीच में है, वह ग्रह पंछी दृष्कान में जाता है। अब आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि क्या आपके कोई ग्रह इस स्थिति में है कि वृषभ राशि में भी लग्न कुंडली में हो और दृष्कान कुंडली में मकर राशि में हो। यदि कि किसी सदस्य के कुंडली में है तो कृपया हाँ बोले, या नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी हो सकते हैं। तो गुरुजी मेरी बेटी की कुंडली में है। बेटी के कुंडली, अच्छा ठीक है, मैं ग्रह का नाम नहीं पूछना चाहता। अब वह किस भाव के स्वामी हैं? चंद्रमा है और वो चौथे भाव के स्वामी है लग्न कुंडली में। चलिए ठीक, वृषभ चंद्रमा ऊंच के भी हैं, ठीक है, अलग बात है। वो चौथे भाव के स्वामी हो गए, ठीक है। अब यह जो चौथा भाव है, चौथा भाव का स्वामी पंछी दृष्कान में चला गया। तो पंछी दृष्कान का मतलब हुआ कि उसका वह जगह में स्थिरता नहीं है, यानी कि अब मन का भाव हो गया, पढ़ने लिखने में मन उसका एकाग्र जल्दी नहीं होगा, कभी एक जगह पर लंबे देरों तक ध्यान नहीं लगेगा, वह अपने अंतर मन से कभी दूसरे के बारे में ऐसी कोई भावनाएं नहीं सोचेगा कि जिससे उसको चोट लगे, तकलीफ हो। सबके साथ घुलने मिलने वाला नहीं होगा, क्योंकि पंछी का काम है, पंछी के भी ढेर सारे प्रजातियां हैं, लेकिन पंछियों को देखा जाता है कि अपने ही गुण धर्म, जैसे तोता है तो तोते के साथ के झुंड में रहेगा, बगुला है तो बगुले के साथ में, गौरैया गौरैया के साथ में, कबूतर है तो कबूतर। क्या रंग बिरंगों के पंछियों को, क्या एक जगह 10 प्रकार के पक्षियों को, 5 प्रकार के पक्षियों को विचरते हुए आप लोगों ने स्वतंत्र रूप से देखा है कभी? नहीं गुरुजी।
कि कौवा भी हो, कोयल भी हो, तोता हो, गौरैया हो, सब एक जगह बैठे हुए हों? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। तो 10-20 गौरैया को एक जगह देख सकते हैं, 10-20 कबूतर को एक जगह देख लेंगे। तो पंछी दृष्टांत का मतलब यह है कि वह अपने जो खास जो गुण धर्म उसके पास में है, स्वभाव है, तो उसी प्रकार के स्वभाव के साथ, अब यहाँ पर यह मन की बात है, मन भाव का स्वामी है, तो उसी के साथ में उसका मन लगेगा, ज्यादा जल्दी लग जाएगा। लेकिन अन्य जो वह नहीं चाहता, जो उसके अंदर में गुण धर्म नहीं है, मानसिकता नहीं है, जो मन के अंदर में जो भावनाएं नहीं है, उस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति, तो उससे वह जल्दी घुलता मिलता व्यक्ति नहीं है, मन ही नहीं लगता। यह बातें हो गई। यानी चौथा भाव मन के स्थिरता का है, तो मन की स्थिरता पर यह नियम लागू हो जाएगा कि मन स्थिर नहीं रहेगा। जी गुरुजी, बिल्कुल सही। अब वह किस भाव का स्वामी आपका पंछी दृष्टान में है, वह अलग अलग भाव के स्वामी अलग अलग प्रकार के अपने गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। अगर दशम भाव का स्वामी ही अगर पंछी दृष्टान में चला जाए, तो फिर क्या करेगा? व्यक्ति का एक काम में मन नहीं लगेगा, ज्यादा दिन तक ये काम करवे नहीं करेगा, वह ऐसा काम नहीं करेगा जिसे किसी के भी मन में तकलीफ की भावना दे, नुकसान उठाता रहेगा। या यह भी कह सकते कि पंछी हमेशा स्वतंत्र विचरण करने वाला है, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है, ये भी हो सकता है कि व्यक्ति का काम सड़क का हो। सड़क पर का मतलब नहीं हो जाता, बहुत से आदमी होते हैं कि घूमते हुए उनका काम बनता है। घूमकर भी तो काम होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑफिस में गए, ड्यूटी मिली कि हाँ भाई आपको आज को इस रूट में घूमना है, जाना है, उस रूट में चल दिए। इस प्रकार के भी काम तो हो सकते हैं ना, पंछी दृष्टान का या फिर। तो पंछी दृष्टान के बारे में आप लोग समझ लिए कि पंछी दृष्टान क्या है, उसका प्रादेशिक में उपयोग कैसे करें। अब अलग अलग भाव के स्वामी के साथ इन्हीं चीजों को हम किस प्रकार से तारतम्य में मिला दें, यह अब अपनी विवेकशीलता है। जैसे कि पंचम भाव के स्वामी ही पंछी दृष्टान में हो जाए तो क्या हो जाएगा? यह तो है सीखने की बात, पढ़ने की बात है, आ गया पंचम भाव। तो इसका जो है ना, सीखने के लिए मन करेगा, कभी कुछ यह सीखना शुरू कर देगा, पूरा सीखेगा ही नहीं, तब तक दूसरी कोई नया चीज देख लिया, दूसरा विषय वस्तु शुरू कर देगा सीखना। यानी कि सभी विषय को सीखना चाहेगा, कोई विषय पूरा नहीं कर पाएगा। अब बातें स्पष्ट हो गई? या यदि किसी को समस्या हो, या इन गुण धर्मों में अगर आपके पंछी दृष्टान में कोई ग्रह हो, तो इन गुण धर्मों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाएं और देखें कि क्या सही है, कितना प्रतिशत लग रहा है। यदि है तो ठीक, नहीं है तो आप लोग विचार दे सकते हैं कि हमारे कुंडली में इस प्रकार से है, लेकिन यह योग नहीं लग रहा है, तो आखिर कारण क्या है। हम लोग उन कारणों पर भी विचार करेंगे। अब इसके बाद में सर्प दृष्टान की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पुस्तक में देखा कि कर्क राशि का तीसरा दृष्टान, यानी कि कर्क राशि में कोई ग्रह हो, अब यहाँ पर राहु देव है, और तीसरा दृष्टान और अंशात्मक मान 20 से अधिक और 30 के कम में हो, यानी कि कर्क राशि में कोई ग्रह हो और D3 कुंडली में वह मीन राशि में आ जाए, क्योंकि कर्क से 9वां, कर्क का तीसरा दृष्टान कर्क से 9वां मीन राशि होता है। अब वृश्चिक राशि का पहला दृष्टान, यानी कि जो ग्रह वृश्चिक राशि में भी हो एवं D3 कुंडली में भी वृश्चिक राशि में हो, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रह D3 कुंडली में वर्गोत्तम हो जाए, या मीन राशि में कोई ग्रह हो और तीसरे नवमांश में हो, तो मीन राशि में कोई ग्रह हो लग्न कुंडली में और वह दृष्टान कुंडली में वृश्चिक राशि में हो जाए, तो सर्प दृष्टान में वह ग्रह होता है। क्या इस उदाहरण कुंडली में कोई ग्रह सर्प दृष्टान में है? नहीं है। इस कुंडली में पंछी दृष्टान में भी नहीं है।
यदि आपके कुंडली में या किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई ग्रह, अब हम यहीं पे बिठा लेते हैं, यदि वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है, आप ही लोग बोले हम इसी कुंडली पर पढ़ लेते हैं, किस भाव के स्वामी को बिठा दिया जाए? गुरुजी मेरी कुंडली में कर्क राशि में जो सब दृष्टवा बनता है, तीसरा वो है, मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई ना कोई एक होना चाहिए। वह किस भाव के स्वामी हैं? लगन के क्या? जो मंगल जो है गुरुजी पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। पंचम एवं दसम भाव के स्वामी होकर के सर्प देशक्रान में हैं जी। ना? हम्म। तो सर्प दृष्कान का मतलब क्या होता है? सर्प दृष्कान अच्छा नहीं माना जाता। यह रहस्यमय ढंग का होता है। योजना बनाने वाला होता है। जब पंचमेश या नवमेश, सर्प का मतलब क्या होता है? जलन, विष ना। तो यदि पंचमेश या नवमेश या दशमेश जिसके सर्प दृष्कान में होते हैं, उन्नति में काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्नति में काफी संघर्ष करना पड़ता है। यदि दूसरे भाव के स्वामी या लगने से दूसरे भाव के स्वामी अगर सर्प दृष्कान में होते हैं, वैसे व्यक्ति अगर कुछ बोलते भी हैं, अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन दूसरे को वह वाणी अच्छा नहीं लगता है। लगने से ही अगर सर्प दृष्कान में हो जाए तो स्वभाव थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है। अब यह पंचमेश सर्प दृष्कान में है तो रहस्यमयी चीजों का ज्ञान जरूर होगा। यही बात। दशमेश सर्प दृष्कान में हो तो यह ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उन्नति में हमेशा बाधाएं आती रहती है। काफी समस्याओं के बाद में वो बाधाएं समाप्त होती है। परिश्रम करने के बाद में एक बाधाएं समाप्त हुई, कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, फिर कुछ दिन के बाद में पुनः बाधा। यह सर्प दृष्कान का। आयुध देशक्रान बहुत अच्छा होता है। आयुध देशक्रान बहुत ही अच्छा होता है। आयुध देशक्रान का मतलब क्या हुआ? आयुध किसे कहते हैं? अभी हम पुनः आप लोगों को वही फलदीपिका पुस्तक की जो पृष्ठ का जो है, हम लोग को फोटो जो था वो डिलीट न करना चाहिए था, वहां से छोटे स्थिति में करके कोना में डाल देते, ठीक रहता। पुनः हम शेयर कर रहे हैं। अब यहीं पे देखें, इस उदाहरण कुंडली में आयुध दिरस्करान में कितने ग्रह हैं? तो सबसे पहले मेष का पहला, क्या राहु आयुध दिरस्करान में है? तो राहु का अंशात्मक मान मेष राशि में गुरु एवं शनि है। तो गुरु एवं शनि, गुरुदेव 8 अंशों के हैं। यह आयुष दृष्कान में हो गए। मेष का पहला दृष्कान आयुष दृष्कान है।
तो देवगुरु बृहस्पति आयुध दृष्कान में हुए या नहीं हुए? हो गए गुरुजी। जो जो ग्रह आयुष देश क्रान में है हम उन्हें निशान लगाते चलते हैं। धनु राशि का पहला दृष्कान आयुष दृष्क्रान है। मंगल कहाँ पे है? मंगल का अंशात्मक मान 2 है, तो धनु राशि में मंगल देव हैं, तो मंगल आयुध दृष्कान में हुए या नहीं हुए? हो गए गुरुजी। तो ये मंगल देव आयुध दृष्कान में हो गए। अब इसके बाद में अन्य ग्रहों को देखते हैं। मिथुन का तीसरा, तो खैर मिथुन राशि में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। कन्या का दूसरा, मिथुन का दूसरा, कन्या का दूसरा, कन्या में सूर्यदेव है। सूर्यदेव के अंशात्मक मान को देखें, आज ये गड़बड़ हो रहा है, भागता क्यों है? तो सूर्यदेव तीसरे दृष्कान में है। सूर्यदेव तीसरे दृष्कान में, सूर्यदेव भी आयुष दृष्कान में नहीं हुए। इसके बाद में अब देखिए मेष का तीसरा, तो मेष के तीसरा, अब मेष में शनिदेव भी है, गुरु तो आयुध में चले ही आए हैं, तो शनि का देखिए, शनि 22 अंशों का है। शनि 22 अंशों का है। मेष का तीसरा कौन हुआ? आयुष दृष्कान है ना जी। जी गुरुजी। तो यहाँ पर शनि देव भी आयुष दृष्कान में आ गए। अब इसके बाद में देखा जाए मिथुन का तीसरा दृष्कान, मिथुन राशि का तीसरा दृष्कान भी आयुष दृष्कान है। इस कुंडली में मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है। अब इसके बाद में और मिथुन का आ गया, तो अब मिथुन के आगे देखते हैं, रुकिए। मिथुन के बाद में सिंह राशि का तीसरा दृष्कान। क्या इस उदाहरण कुंडली में सिंह राशि में कोई ग्रह है? तो सिंह राशि में एक ग्रह शुक्रदेव है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 9 है, यह भी नहीं हुए, क्योंकि सिंह राशि के तीसरा दृष्कान में आयुध। अब यहां पर और देखा जाए तुला में, तुला का तीसरा, धनु का तीसरा। तुला राशि में कोई तीसरे में है ग्रह? तुला राशि में यहाँ पर 2 ग्रह हैं, बुध एवं चंद्रमा, तो बुध भी तीसरे में नहीं है, बुध दूसरे में है, चंद्रमा दूसरे में। धनु में तो तीसरे में है, ये नहीं है, धनु में एक मंगल तो है। अब यहाँ पर बस देखा जाए शनिदेव भी आयुष दृष्कान में है, हो गए, क्योंकि अब आयुष दृष्कान में इस कुंडली के किस किस भाव के स्वामी हैं? सबसे बड़ी बात, इस कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं मंगल देव नवमेश एवं पंचमेश जो हैं, वह क्या हैं? आयुष दृष्कान में हैं। क्या आप लोग जो अभी आज की कक्षा हो रही है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ जी रहे हैं गुरुजी। गुरुजी। कक्षा यह जटिल नहीं है, आसान है। आज सुबह की जो कक्षा हो रही थी हमारी बेसिक की, तो वहां पे इसका मौका मिला है, हमने कहा कि ठीक है थोड़ा हल्की चर्चा कर देते हैं, लेकिन यह थोड़ा गूढ़ विषय वस्तु है, बेसिक की क्लास में उतनी समझ में लोगों को नहीं आई। हमने सोचा कि जब B3 कुंडली चल ही रहा है फलित की कक्षा में, तो क्यों नहीं इसको विस्तृत रूप से हम लोग समझ ले वहां पे। तो मंगल देव योग कारक होकर के भाग्य भाव के स्वामी एवं सुख भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य, सुख एवं मन के भाव, भाग्य, पूजा, ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, यह सभी मिला मंगल के जिस भाव के स्वामी हैं। अब इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं, उन चीजों को लिखा जाए। सीखना, पढ़ना,
विवेकशीलता, यह एक विद्यार्थी की कुंडली है। पूजा, यह गुरु आशीर्वाद यानी शिक्षकों का आशीर्वाद। विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता हो गया। एवं 8वें भाव के भी स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अनुसंधान, आकस्मिक सोच। शनिदेव कहां कहां के स्वामी हैं? तो प्रतिस्पर्धा यानी कि परीक्षा, कंपटीशन। परीक्षा कम से कम, यह 7वें भाव के भी स्वामी हैं। सहयोग, व्यवसाय इत्यादि। अब इतने कर्म के इतने, अगर कोई विद्यार्थी है, यहाँ पर सुख वैसे हमने लिख दिया, मन की बात होगी कि मानसिकता, पढ़ने में मन लगना इत्यादि, क्योंकि यह एक विद्यार्थी की कुंडली है। अब यह आयुध का मतलब क्या होता है? आयुध के परिभाषा में आप लोग क्या बतला सकते हैं, कोई सदस्य, कि आयुध शब्द का परिवाची एक आध शब्द आप लोग बोले? शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र। वह उसमें क्या होता है? ताकत होता है ना। ठीक है। और ये नहीं कि लड़ना झगड़ना। जिसके पास में अस्त्र शस्त्र होता है वह तो ताकतवर हो गया। तो वहां पर उन चीजों को, ताकत और शस्त्र का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पर जिसके पास में अस्त्र शस्त्र होता है वह क्या अपने आप को महसूस करता है? अपने आप स्वयं के द्वारा सुरक्षित महसूस करता है। अपने स्वयं के द्वारा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता है? जी गुरु, करता करता है। यह बात आ गई। अब यहाँ पर विद्या भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी, पढ़ाई में मन लगने वाले भाव का स्वामी, अनुसंधान, एकाएक नई बातें आ जाने वाले भाव का स्वामी इसी आयुध दृष्कान में है। तो यह जातक अपने प्रयासों के बल पर अपने खुद के कमियों को दूर करता है और इन सभी क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यानी कि जिस भाव का स्वामी आयुध दृष्कान में होते हैं उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं के लिए, विषय वस्तु से संबंधित व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयास से काफी ऊंचाइयों तक चला जाता है। इसलिए आयुध दृष्कान में यदि कोई ग्रह है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को ओजस्विता देता है। व्यक्ति खुद के प्रयास के द्वारा अपनी कमी को समाप्त करता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अब इसके बाद में यह तो हुआ दृष्कान कुंडली में, सर्प दृष्कान हुआ या पंछी दृष्कान हुआ, आयुध दृष्कान हुआ। क्या आप लोगों की किसी की कुंडली में कोई ग्रह आयुध दृष्कान में है, पंछी दृष्कान में है या सर्प दृष्कान में है? यदि है तो हम लोगों ने जो आज कक्षा में चर्चा किया, यह सूत्र आपके कुंडली पर कितने प्रतिशत प्रभावी हो रहे हैं? केवल प्रतिशत में ही वार्तालाप हो तो अच्छी बात है, छोटे शब्दों में उत्तर मिल जाएगा। मेरी कुंडली में आयुध दृष्कान है, 6ठे भाव के अंदर केतु है और काफी हद तक लागू होता है ये सूत्र, 70% लागू हो रहा है। अच्छा, तो थोड़े से अगर लागू नहीं अगर हो रहा है तो हो सकता है कि वह किसी भी वैसे ऐसे ग्रह से युक्त दृष्ट हो जो उसके प्रभाव को कम कर रहा हो। अब यहाँ पर जो आज की कक्षा में जितनी बातें चर्चा हुआ तो यह तो प्रभावित करने वाली बात नहीं है। मंगल अपने मित्र राशि में ही है, गुरु अपने मित्र राशि में है, गुरु
उच्च के ग्रह के साथ में है, यानी कि शनि नीच का है, नवमांश में यह उच्च का हो गया, क्योंकि यह 22 अंशों का है, 7वां नवमांश है, तो नवमांश कुंडली में तुला राशि में चला गया, उच्च का हो गया। और नीच के स्थिति और बकरी होने के कारण उच्च जैसा फल, उसके साथ में देव गुरु बृहस्पति पंचमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे से शुभ योग है, इसलिए यह अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यहाँ तो गुरुजी लाभ मेरी कुंडली में भी 2 ग्रह बन रहे हैं, गुरुदेव और मंगलदेव आयु दशकांड में आ रहे हैं, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से काम कर रहा है 100%। चले जी, अभी इसके बाद में हम लोग किसी एक भाव का और प्रादेश आज करते हैं। यह जो है D3 कुंडली, D3 कुंडली जो है, यह जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में, त्रिकोण 4 होते हैं। त्रिकोण, एक तो पुरुष त्रिकोण पंचम नवम लग्न, दूसरा धन त्रिकोण, दूसरा छठा 10वां, तीसरा काम त्रिकोण, तीसरा 11वां एवं 7वां काम त्रिकोण, 8वां 12वां एवं चौथा मोक्ष त्रिकोण। यही 4 त्रिकोण होते हैं ना। आप सबों ने पूर्व में यह पढ़ा है एवं समझा भी है कि काम के भाव 7वां 12वां है, ठीक है, उसके लिए मन में भावनाएं जगाता है 5वां, यानी कि प्रेम भाव तो 5वां भाव ही है। तो 7वें से 11वां पंचम भाव है, इसलिए इच्छा मन में जगाना, प्रेम की भावना जगाना पंचम भाव का बात है। तो यह काम त्रिकोण का तीसरा भाव जो है प्रथम भाव है, क्योंकि भाव हम लोग ऐसे गिनते हैं। काम त्रिकोण का दूसरा भाव यह है नहीं, काम त्रिकोण का, हाँ, यह तीसरा भाव 11, और यह जीवन साथी है, और यह पहला भाव है। तो अब 7वें लग्न कुंडली के 7वें भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। तो दृष्कान कुंडली से के 7वें भाव से किन चीजों का विचार करेंगे? दृष्कान कुंडली तीसरे भाव का विस्तृत रूप है। तीसरा भाव जो है और 7वां भाव का समायोजन किया जाए तो यह काम त्रिकोण का पहला भाव हो गया, और उसका यह विशेष कुंडली है, और उसका यह 7वां भाव है। इसलिए आकर्षण एवं आकांक्षाओं को दर्शाता है। किस चीज के लिए? दाम्पत्य जीवन के सुखी आनंद के लिए। तो जितना ही B3 कुंडली के 7वें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति या जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है, उसी प्रकार का आकर्षण या आकांक्षाएं मन में जागृत होती है। सीधी सी बात। दृष्कान कुंडली का 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, इसे 22वां दृष्कान भी कहा जाता है। यह जीवन में आने वाले हर चीजों के लिए यह समस्या ही प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? समस्या प्रदान करता है। इस जातक का 22वां दृष्कान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति ही हैं, जो अष्टमेश भी हैं एवं 22वें दृष्कान के स्वामी भी हैं। इनमें दो दो अवगुण हो गया, एक ही तो गुण है कि ये पंचमेश है, और दो प्रकार से खराब हो गए न कि नहीं हो गए?
22वां दृश्यकान क्या है? यह कष्टकारी स्थिति होती है जब भी 22वें दृश्यकान के जब भी अंतरदशा चलती है तो यह बहुत ही खराब स्थिति देता है। इस जातक के पढ़ाई काल में जो ही गुरु की महादशा शुरू हुई थी और गुरु की ही अंतरदशा था तो बड़ी विषम परिस्थितियां आए थे। इसे माइनस में नंबर मिला करता था। किस चीज में नंबर मिलता था? माइनस में। 100 नंबर का परीक्षा हुआ, 1 नंबर भी नहीं आए, उल्टे -70, -60, -10 इस प्रकार से नंबर आते थे उन वर्षों में। हमने काफी समझाया था, यानी कि एक वर्ष, पहला वर्ष जो है यह ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाया पढ़ाई में अपना, दूसरे बार जब गुरु की महादशा शुरू हुई, अंतरदशा शुरू हुआ, समस्याएं आ गई, क्योंकि 22वें दृश्यकान का स्वामी है। इसे खर दृश्यकान भी कहते हैं। मन में जो इच्छा हो उसकी पूर्ति हेतु जो काम करेंगे बाधा उसी में वही ग्रह दे देगा, अच्छा नहीं होता। 22वें दृश्यकान पर हम लोगों ने पूर्व में भी कक्षा किया था। अब हम लोग आने वाली कक्षाओं में 9वें, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव पर आधारित कुछ अन्य भाग पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे एवं दृश्यकान कुंडली से संबंधित अन्य भी विषय वस्तु के बारे में यदि आप लोगों के पास में कोई प्रश्न तो लिखेंगे, उस पर भी हम कल की कक्षा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी गुरुदेव।